जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी होगा। तो इस मॉडल पेपर में साथियों हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्न देखेंगे। जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे ना 37 प्रश्न हिंदी के, तो ठीक 37 प्रश्न देखेंगे हिंदी के। उसके बाद साथियों 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आपके पूछे जाना है, तो यहां भी आप सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न देखेंगे। फिर मैथ के प्रश्न और फिर साथियों रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। यानी कि पूरे साथियों सिलेबस को कवर किया है इस एक वीडियो के माध्यम से, और पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल को कवर किया है इस एक वीडियो के माध्यम से। तो क्लास में साथियों अगर आपने एंट्री कर दी है और आप चाहते हैं कि इस बार वर्दी आपके बदन पर हो, तो इस पूरे मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हरियाली एक शब्द है ना, तो ये कैसा शब्द है? ये जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है? तो कहा जा सकता है साथियों ये तो भाववाचक संज्ञा है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगर बात करें साथियों कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें कोई भाव नजर आ रहा हो, तो वो क्या होगा साथियों? भाववाचक संज्ञा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपके एग्जाम में साथियों 4 वाक्य आपके दिए जाएंगे आपके सामने और पूछा जाएगा कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा बिल्कुल सही वाक्य है। तो सीता ने ये कही, ये वाक्य साथियों गलत लग रहा है। सीता ये कही, ये भी गलत लग रहा है। सीता ये कहा, ये भी गलत लग रहा है। सीता ने यह कहा, तो ये साथियों वाक्य आपका बिल्कुल सही लग रहा है। अब सही लग रहा है तो यही आपका साथियों क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए साथियों अगर एक शब्द आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है साथियों? चंद्रशेखर हो सकता है। आंसर आपका बी के साथ। अधिग्रह शब्द की अगर बात करते हैं साथियों, तो अधिग्रह शब्द का विलोम साथियों क्या होता है आपको बताना है। तो अधिग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनधिकृत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए साथियों पूरे जो हिंदी के 37 प्रश्न है ना, बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट किए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार किए गए हैं जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर साथियों यही 37 के 37 सवाल आपकी परीक्षा में आ जाते हैं तो कितना स्कोर रहता है ये भी आपको एक बार देखना है। और पूरे मॉडल पेपर में से आप देखिएगा और बताइएगा कि कितने प्रश्न आप बिल्कुल करेक्ट कर पाए, क्योंकि मैं कह सकता हूं साथियों दावे के साथ कि इस पूरी क्लास में से कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे अपने रियल एग्जाम में। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? अगर आपसे कहा जाए साथियों कि ऋषि लिखकर बताइए, तो आपको कैसे लिखना है? जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि शुद्ध वर्तनी वाला, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपके लिए चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शुद्ध वर्तनी अगर बात करें तो कौन सा यहां पर शब्द आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? तो अगर बात करें दीर्घायु, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ना वैसे लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ए हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न को साथियों अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 के एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हिंदी के जब हम बात करते हैं साथियों, तो भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। उसके बाद देखिए कि नीलकमल एक शब्द आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें समास है। तो नीलकमल में कौन सा समास है साथियों? बात करें कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। परीक्षा शब्द की अगर बात करें तो परीक्षा शब्द साथियों कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कि परीक्षा तो आपका तत्सम शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इसमें से आपको वो शब्द बताना है जो कि तद्भव है, बताइए। तो इसमें से साथियों तद्भव कौन से शब्द हैं? और आधा की अगर बात करेंगे ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, जबकि कूप है, विद्या है, व्योम है, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 12वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्टेशन साथियों ये किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग साथियों इंग्लिश में पढ़ते हैं इस प्रकार से कि स्टेशन, ठीक है, स्टेशन लिखा हो, तो स्टेशन की अगर बात करें तो ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। लड़का की अगर बात करें, देखिए लड़का की अगर बात करें तो भाववाचक
वाचक संज्ञा आपको बताना है कि लड़का की क्या होगी। देखिए, अगर आपसे साथियों मैं आपको बता देता हूं संज्ञा के बारे में, आपसे प्रश्न बनेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए मैं किसी लड़के का नाम लिख देता हूं, या मान लीजिए मैं अगर ये बताऊं ये लड़का है ना, ये कैसा शब्द है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये जातिवाचक शब्द है। ठीक है, अब किसी लड़के का अगर नाम आ जाए, पूछा जाए राकेश ये कैसा शब्द है, तो मैं कहूंगा व्यक्तिवाचक। अगर मोहन शब्द आ जाए, किसी का भी दुनिया में किसी का भी नाम होगा ना, वो हमेशा साथियों व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा। लेकिन लड़का पूछ ले ये कैसा शब्द है, तो ये जातिवाचक शब्द है। लड़की अगर पूछ ले शब्द कैसा है, तो ये जातिवाचक है। लेकिन अगर लड़कियों में पूरी दुनिया में से किसी का भी नाम आ जाए, सीता है, सुनीता है, या कह सकते हैं पार्वती है, किसी का भी नाम आ जाए, तो वो कैसा होगा, वो आपको ध्यान रखना है। एक लड़की का नाम जो होता है ना, वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे कि अगर बात करें नदी की, नदी कैसा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब अगर किसी नदी का नाम आ जाए, जैसे गंगा नदी, सरस्वती नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और नदी शब्द आपको ध्यान रखना है जातिवाचक संज्ञा है। तो ये पॉइंट साथियों आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं कि लड़के शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाने की कोशिश करते हैं, तो लड़कपन बनता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की जब हम बात करें तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात बताऊं कि मेरा नाम अदनान है, तो अदनान पढ़ रहा है मैंने लिखा। अब यहां पर अदनान क्या है? अब अदनान यहां पर साथियों जो शब्द है ना, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं अदनान को हटाकर मैं यहां पर यह वाक्य लिख दूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं यहां पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। मतलब अभी अदनान नाम था तो वो व्यक्तिवाचक था, अब वहां पर अदनान नाम हट गया, अब क्या आ गया, वहां पर सर्वनाम आ गया। तो मैं है, हम है, तुम है, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो सर्वनाम की भी मैंने आपको साथियों डेफिनेशन बता दी। यहां पर अगर बात करें तो वह स्वयं यहां नहीं आना चाहते, यहां पर तो बिल्कुल साथियों सही इस्तेमाल किया गया है सर्वनाम का। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, यहां पर भी बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, साथियों यहां पर ये पूरा तो वाक्य ही गलत है। पहली बात कहा जाए ये वाक्य ही गलत है और अशुद्ध वाक्य है, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर रेखांकित शब्द क्या है, कुछ है। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो कुछ शब्द जो है ना उसमें कौन सा विशेषण, क्या गुणवाचक विशेषण है? तो मैं कहूंगा नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? नहीं। देखिए कुछ बच्चे की यहां पर बात की गई है, अब वो 5 बच्चे भी हो सकते हैं, 6 बच्चे भी हो सकते हैं, 10 बच्चे भी हो सकते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। हाँ, यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, लेकिन कैसा संख्यावाचक? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर कुछ की जगह पर यहां पर लिखा होता 10 बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो वहां पर साथियों निश्चितवाचक संख्या विशेषण होगा। लेकिन अभी हमें पता नहीं है ना बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसलिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि औंधी खोपड़ी एक मुहावरा है और इस मुहावरे का आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्या होता है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं कह सकता हूं साथियों अगर एग्जाम तक आपको जो कंटेंट दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, आप अपने मनोमस्तिष्क में उसको बेहतर तरीके से स्टोर कर लेते हैं, तो एग्जाम आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा। एग्जाम के प्रश्नों को आप धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि मैं आपको साथियों एग्जाम तक वो सब कुछ पढ़ा दूंगा जो एग्जामिनर जहां तक नहीं जा पाएगा, जहां तक उसकी पहुंच नहीं पहुंच पाएगी, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर साथियों आपके एग्जाम में डालेगा वो सभी का सभी कंटेंट आपको इस क्लास में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। हो सकता हो आज जो पढ़ा रहा हूं उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आए, कल मैं पढ़ाऊं, तो डेली साथियों इस चैनल पर क्लास चलती है, एसएससी जीडी की भी चलती है और यूपी पुलिस की भी चलती है। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए खैर बात करें औंधी खोपड़ी की, तो कुछ लोग औंधी खोपड़ी के होते हैं, पट कहा जाता है उनको, तो क्या कह सकते हैं साथियों, मूर्ख होना। एक तरीके से अगर बात करें मूर्ख जो होता है ना, कि बिल्कुल अगर बात करें मूर्खों वाली बात करता है, उसको कह रहे भाई उसकी खोपड़ी तो बिल्कुल औंधी है। आंसर आपका ए के साथ। चारू चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार साथियों कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, अगर एक पंक्ति लिखी हो और उस पंक्ति में साथियों शब्द में क्या आ रहा हो,
जैसे कि चा यहां पर भी है, चा यहां पर भी है, चा यहां पर भी है। तो आप देख रहे हो कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और जब वर्णों की आवृत्ति किसी भी पंक्ति में होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कितने पाकिस्तान, ये एक रचना है, इसके रचनाकार साथियों कौन है? तो कमलेश्वर साथियों इसके रचनाकार हैं। आंसर आपका ए के साथ। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मतलब हिंदी देखिए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, लेकिन भारत की राजभाषा है। क्या राजभाषा है? हिंदी की अगर बात करें तो यह भारत की साथियों राजभाषा है। आंसर आपका जाएगा 1 के साथ, ए के साथ। उसके बाद देखिए वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने साथियों यहां पर क्या लिखा, मैंने एक शब्द लिखा नदी। अब मैं यहां पर लिख देता नदू, ठीक है, तो इससे कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। मुझे क्या पता इसका मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है नदी और इसका कुछ मतलब होता है। तो वर्णों का वर्ण यही तो हो जाएंगे, एक ये वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक तरीके से ये वर्णों का समूह ही तो है। तो वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या कहा जाता है साथियों? शब्द कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो साथियों जब हम बात करते हैं खा की, सॉरी का की, खा की, गा की, घा की, अड़ा की, तो सारे ये सारे के सारे साथियों आपको ध्यान रखना है कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो घा की अगर बात करें, घा भी आपका कंठ के अंतर्गत आएगा। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों प्रत्युत्पन्नति एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शब्द का उपसर्ग क्या होगा, बताइए। तो उपसर्ग की अगर बात करें, शुरू में क्या लगा हुआ है साथियों? प्रति लगा हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मैं कह सकता हूं साथियों ये 37 प्रश्न आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। यानी कि जब भी क्लास बनाता हूं और हिंदी के साथियों स्पेशली जो प्रश्न मैं रखता हूं ना, पूरी हिंदी का निचोड़ वहां पर समाहित हो जाता है। यानी कि साथियों अगर बात करें एग्जाम, अगर एग्जाम को क्रैक करना, आपको क्रैक करना है और 100% क्रैक करना है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए साथियों परीक्षा में जो 60,000 वैकेंसी है ना, एक सीट आपकी साथियों दावे के साथ मैं कह सकता हूं आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, वैसे आप अगर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में साथियों बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये वो लोग भी देखे हैं जो पिछले 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। भाई बहुत सारी वैकेंसी होती है, बच्चा पढ़ता है नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने वो भी स्टूडेंट देखे हैं जो 6-6 महीने में सिलेक्शन ले जाते हैं, 5-5 महीने पढ़कर सिलेक्शन ले जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं एक रणनीति पर साथियों वीडियो बनाऊंगा, अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसमें साथियों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रुक्ष में तो नहीं हुआ है, अलक में भी नहीं हुआ है, पल्लव में भी नहीं हुआ है, धनिक में हुआ है। अगर साथियों इसकी संधि विच्छेद करते हैं ना, क्या बनेगा साथियों? धन धन इक बनेगा। यानी कि इक जो है ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय ही तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से कौन सा शब्द साथियों तद्भव है, आपसे पूछा जा रहा है। तो तद्भव अक्सर साथियों वो शब्द होते हैं जिनका हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताइए, विकल हम लोग बोलते नहीं, वृक्ष बोलते नहीं, पेड़ बोलते हैं, पुलक भी नहीं बोलते, लेकिन हाँ खजूर बोलते हैं और खाते भी हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नैसर्गिक का साथियों पर्यायवाची है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है साथियों कुदरती। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। आंसर आपका सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो अब आपसे साथियों यहां पर उदार का विलोम पूछा जा रहा है कि उदार का विलोम क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उदार का विलोम कठोर होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, यानी कि एक ऐसा साथियों अगर बात करें जिसका मन ही दूसरी तरफ है और जिसका ध्यान भी दूसरी तरफ है, तो उसको क्या कहा जाता है? अन्य मनस्क कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों भाववाचक संज्ञा को छाटिए। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो गाय क्या साथियों भाववाचक है? तो मैं कहूंगा साथियों गाय भाववाचक नहीं है। करुणा की अगर बात करें तो करुणा भाववाचक है। बिल्कुल साथियों करुणा आपकी भाववाचक है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको साथियों एक एग्जाम्पल की मदद से बताया था कि अदनान पढ़ रहा है। क्या? अदनान पढ़ रहा है। और ये अदनान क्या यहां पर शब्द है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि एक संज्ञा है। अब इस संज्ञा को हटाकर मैं किसका शब्द कर लूं? मैं का इस्तेमाल कर लूं या हम का इस्तेमाल कर लूं कि हम
पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रहा हूं, तो ये संज्ञा को मैंने हटाया और मैंने सर्वनाम को लगाया, तो यही तो कहा जा रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो सर्वनाम कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो राम आता है, यानी कि राम लिखा हुआ है और यहां पर आता लिखा हुआ है, तो राम के अकॉर्डिंग ही तो क्रिया है, बिल्कुल सही है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े के अकॉर्डिंग ही तो क्रिया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है हाथी सोती है, तो इस हाथी के अकॉर्डिंग क्या यहां पर क्रिया लगी हुई है, नहीं लिखी लगी हुई है। यहां पर साथियों होना चाहिए था हाथी सोता है तो होती साथियों हाथी के अकॉर्डिंग क्रिया, ठीक है ना। तो लड़की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही क्रिया लगी हुई है, यानी कि क्रिया में कहां पर दिक्कत है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कि हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जब भी साथियों ऐसे दो शब्द आए आपके सामने आए और पूछा जाए कौन सा कारक है कि दो शब्दों में क्या हो, आपस से वो अलग अलग हो रहे हो, उनमें अलगाव पैदा हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि साथियों अगर बात करें हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा जुदा हो रही है, अलग जा रही है। अलगाव की स्थिति जहां पर भी हो तो वहां पर साथियों कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चे जो है ना वो स्कूल से घर जा रहे हैं, तो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वाक्य हो कि स्कूल से बच्चा अलगाव हो रहा है, अलग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, अपादान कारक के साथ जाएगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों क्या शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, तो यहां पर भयभीत आना चाहिए, या शेर को देखकर वो बेहोश हो गया, या होश भाग गए उसके, तो होश भाग गए तो बिल्कुल नहीं होगा। होश उड़ गए तो यह हो सकता है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, या शेर को देखकर साथियों वह भयभीत हो गया, क्या होगा यहां पर बिल्कुल सही जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों यहां पर सही जो होगा ना वो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये यहां पर सही लग रहा है। उसके बाद देखिए नक्कार खाने में तूती की आवाज, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, तो मैं कहूंगा नहीं। नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, तो यह भी इसका मतलब नहीं होगा। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है, तो यह भी नहीं। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि अगर आपके सामने या आप एक ऐसे सामने एक व्यक्ति के सामने चले जाओ जो समर्थ नहीं है किसी भी चीज में, तो क्या होगा साथियों, नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी कि आपकी ही आवाज जमेगी, तूती की आवाज नहीं जमेगी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना, यह भी एक मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है साथियों, देखिए किसी को देखकर जलन पैदा हो जाना, हसद पैदा हो जाना या ईर्ष्या पैदा हो जाना क्या कहलाया जाता है, कलेजे पर सांप लौटना कहलाया जाता है। तो ईर्ष्या से जल उठना ही क्या कहते हैं, कलेजे पर सांप लौटना कहते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। मतलब यहां पर देखिए आपके सामने एक पंक्ति आए और उस पंक्ति को देखकर आपको ऐसा लगे कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर यहां पर बात कह दी गई है। अब यहां पर एक बढ़ा चढ़ाकर ही तो बात की कि अभी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी लेकिन लंका पूरी जल गई, ये बढ़ा चढ़ाकर ही तो बात कही जा रही है। और जब भी बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए पंक्ति में तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, अतिशयोक्ति के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसलिए आंसर आपका अगर है यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। कभी भी आपके सामने एक ऐसी पंक्ति आ जाए जिसमें मां और बेटे का आपस में प्यार हो रहा हो, या मां अपने बेटे की तरफ प्यार छलका रही हो, प्यार कर रही हो, उसकी तारीफ कर रही हो, तो वहां पर हमेशा साथियों वात्सल्य रस होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कैसे साथियों, देखिए एक मां ही तो ये बोल रही है ये कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, मैं अपने बच्चे पर नेह निहारूं और मैं अपने बच्चे के जो दांत है ना वो बिल्कुल मोती के समान है, उन पर मोती वारूं, दांतों पर मोती वारूं। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि एक माँ बच्चे की तारीफ कर रही है, उसके बारे में बोल रही है, तो ऐसा होगा तो वात्सल्य रस वहां पर होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों के संस्कृति के 4 अध्याय आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये किसकी रचना है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, देखिए शांत रस का स्थायी भाव साथियों जुगुप्सा तो होगा नहीं, क्रोध भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, क्या होगा, निर्वेद होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ।
ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है। तो अब साथियों यहां पर आपके सामने सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप देखेंगे, 38 प्रश्न देखेंगे, यानी कि 38 से लेकर 75 तक सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के और मैथ के प्रश्नों पर वार करेंगे। तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों अब चलेंगे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सामान्य ज्ञान का। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। तो पहला प्रश्न तो आपको यह ध्यान रखना है कि फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने की थी। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कब की थी? तो 2004 में की थी। आंसर आपका बी के साथ। नोबेल पुरस्कार साथियों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसके बाद देखिए संविधान की जो प्रारूप समिति है ना, इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करते हैं तो यही तो साथियों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जिनका आंसर यहां पर सी होता है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों बटेश्वर मेला लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है? जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में साथियों 75 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए मंडल कितने हैं तो 18 मंडल है। पूछा जाए कितने सम मंडल हैं तो भी कितने हैं? 18 ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला साथियों कहां पर लगता है? तो आगरा में लगता है, आपको ध्यान रखना है। और आगरा का क्या फेमस है साथियों? पेठा फेमस है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ का क्या फेमस है? ताला फेमस है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है? रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय गान के रचयिता है। साथियों एग्जाम तक आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा जिस मुकाम को अभी आपको होना चाहिए। यानी कि साथियों कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो सब कुछ रिवीजन करवा दूंगा। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है ना साथियों तो उस मुकाम तक आपको पहुंचा दूंगा जिस मुकाम पर जाने के बाद ही सिलेक्शन होता है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ आपको साथियों जो कंटेंट दिया जाए उसको बहुत चुपचाप तरीके से देख लेना है और उन प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, चुनाव के दौरान सभी प्रकार के प्रचार कितने समय पहले ही रोक दिए जाते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों 2 दिन 2 रात पहले रोक दिए जाते हैं, यानी कि 48 घंटे पहले इन सब पर साथियों प्रतिबंध लग जाता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। लोहे का सबसे ज्यादा शुद्ध रूप उसको क्या कहा जाता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या अयस्क? तो क्या कहा जाता है साथियों? पिटवा लोहा कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए? तो एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद देखिए विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो यहां पर साथियों 2 प्रश्न आपके बनेंगे। पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण अगर किस में हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है। तो ऐसा कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के सहायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो पहला प्रश्न आपसे यह बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पूछा जाए कब किया था? तो 1939 में किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 50 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 6 साल का होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों के मैग्सेसे अवार्ड्स पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि ऐसे पहले भारतीय आपसे पूछे जा रहे हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो मैं कहूंगा साथियों विनोबा भावे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए, निम्न में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो कौन सी जांच है साथियों? उस जांच का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस जांच की मदद से साथियों क्या होता है? किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। मुद्रा आपूर्ति निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय की अगर आरबीआई की बात करते हैं ना,
देखिए, भारत की जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे दो प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि आरबीआई को मतलब कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और स्थापना कब की गई, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना। अगर सभी बैंकों के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो आरबीआई करती है। और जो ये प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे यह प्रश्न बन जाए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को तो इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। यह बात भी आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो, इंग्लिश की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे कि राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, अभी साथियों जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको रीजनिंग समझाऊंगा, तो बहुत आसान तरीके से, बहुत ऐसा नहीं मैं करूंगा कि बहुत हाई, अगर बात करें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वहां पर वो क्वेश्चंस होंगे साथियों जो यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आपसे पूछे जाते हैं। और बहुत शून्य से मैं चलूंगा और शिखर तक आपको साथियों पहुंचा दूंगा। चलिए, तो बिरजू महाराज की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो अगर पूछा जाए साथियों कथक की अगर बात करें, तो बिरजू महाराज साथियों कथक किया करते थे। आंसर आपका डी हो जाता है। प्रेटोरिया किस देश की राजधानी है, तो अगर आपसे यह प्रश्न बन जाए कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो प्रेटोरिया आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका की ही राजधानी है। उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चंद्रकांता के लेखक कौन है। और मैं कह सकता हूं साथियों, ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आने की भी साथियों पूरी पूरी संभावना है। तो देवकी नंदन खत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यही तो साथियों चंद्रकांता के लेखक थे। तो चंद्रकांता साथियों आप बचपन में जरूर देखते होंगे, ठीक है, बहुत जरूर देखते होंगे, मैं भी देखता था। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें साथियों कहां पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों लखनऊ की, तो छोटा इमामबाड़ा कहां है, लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहां है, लखनऊ में। ये एग्जाम में प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। इंद्रधनुष बनता है तो प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंद्रधनुष बनता है, तो आपको बताना है कि अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। चलिए, उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम साथियों ये शक्ति संसद के पास ही है। अगर मान लीजिए कि संविधान में कुछ साथियों संशोधन करना हो तो ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना हो तो कौन कर सकता है, तो संसद ही कर सकती है। यानी कि सबसे बड़ी संसद है और इस संसद के अंतर्गत ही आएंगे साथियों कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये इसके एक अभिन्न अंग हैं। उसके बाद देखिए कि किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। किस आयु वर्ग के बच्चों को, अगर कोई साथियों कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है और वो साथियों श्रमिक का काम कर रहा है, तो वो बाल श्रमिक माना जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। इजराइल देश की साथियों संसद क्या थी, देखिए इजराइल देश की संसद आपसे पूछी जाती है और जापान देश की आपसे संसद पूछी जाती है। तो जापान की अगर संसद आपसे पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है डाइट है, लेकिन इजराइल की संसद अगर आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है नेसेट है। इन दो देशों की संसद आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर भारत की संसद पूछे तो भारत की संसद तो संसद ही कहलाएगी। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग।
अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर आपके 3 प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो वेलिंगटन में स्थित है। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत पर किसका शासन था? तो अकबर का शासन था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, एक नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या विवेकानंद जी ने। तो यहां पर अगर बात करें महात्मा बुद्ध की यानी कि गौतम बुद्ध की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। उसके बाद देखिए दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो यह काम साथियों किसने करवाया था? सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था? लेकिन देखिए, अगर आपसे पूछा जाता कि पहली पंचवर्षीय में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था, तो मैं कह सकता था साथियों कृषि के विकास पर जोर दिया गया था। लेकिन यहां पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर आपका जाएगा उद्योग। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कि कृषि का विकास करना। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि उद्योग को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण करना। आंसर आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? तो कब साथियों पृथक कर दिया गया था? 1947 में पृथक कर दिया गया था। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कोणार्क में क्या है? कोणार्क में ही तो सूर्य मंदिर है, तो इसलिए ही तो साथियों कोणार्क जाना जाता है अपने सूर्य मंदिर के लिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। पर्यावरण का निर्माण होता है। देखिए, पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्यावरण आखिर है क्या? मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं पर्यावरण की। मान लीजिए साथियों ये कौन है? ये मान लीजिए साथियों ये आप हैं, ठीक है, या मैं हूं। अब मेरे चारों तरफ साथियों क्या है? मान लीजिए साथियों ये क्या है? ये मैं हूं और मेरे चारों तरफ यहां पर क्या है? आबो हवा भी है। मान लीजिए कोई दरवाजा भी होगा आसपास, कोई दीवार भी होगी आसपास, मेरे आसपास कुछ लोग भी होंगे, मेरे आसपास कुछ जानवर लोग भी होंगे, मेरे आसपास मिट्टी भी होगी, मेरे नीचे जमीन भी होगी। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ साथियों वाया पर्यावरण कहलाया जाता है, इन्वायरमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें से एक चीज भी साथियों ना हो, हवा ना हो, पानी ना हो, तो साथियों पर्यावरण वो कैसे हम कह सकते हैं? तो सब कुछ यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ है उसको क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। अब हमारे चारों तरफ साथियों दो प्रकार की चीजें होंगी, ये आप नोटिस करना। एक तो जैविक चीज होगी, जैविक मतलब जानदार चीज, और एक अजैविक चीज होगी मतलब बेजानदार चीज। अब जैविक चीज जो है जिसमें जीव आते हैं, जैसे कि इंसान हमारे आसपास हैं वो जैविक हैं, जानवर हमारे आसपास हैं वो जैविक हैं, या बेजानदार की अगर बात करें तो दीवार है वो बेजानदार है। मान लीजिए हमारे सामने पास में कोई डब्बा रखा है वो बेजानदार है। हमारे आसपास में पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये सब जानदार हैं, इसमें जान है। ठीक है, तो हमारे आसपास साथियों जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं, और जैविक घटक प्लस अजैविक घटक बराबर क्या होता है? पर्यावरण होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर बात करें साथियों पर्यावरण का निर्माण होता है जैविक घटकों से, जैवीय घटकों से, अजैवीय घटकों से बिल्कुल, और भू आकृतिक घटकों से तो बिल्कुल। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि किसी कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डेटा से छेड़छाड़ करने को क्या कहा जाता है? तो यही तो साथियों हैकिंग कहलाई जाती है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां जीएसटी लागू नहीं हुई है? तो जीएसटी लागू नहीं है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में साथियों नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए जो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो एक सीरीज का प्रश्न है। अगर बात करें साथियों, सबसे पहले 25 आया है, उसके बाद 35 आया है, उसके बाद 55 आया है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 125 है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें सीरीज वाला प्रश्न, देखिए अगर बात करें यहां पर साथियों, जो 25 से यहां पर 35 हुआ है कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। 35 से यहां पर 55 हुआ है कितना बड़ा है साथियों, 20 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस है कि 10 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो यहां पर साथियों 30 बड़ा होना चाहिए। और जब इसमें साथियों 30 बढ़ता है तो कितना आता है, 85 आता है। अब हमें एक बार ये देखना है कि 85 नंबर सही है या नहीं सही है। तो पहले हमने 10 बढ़ाया 35 आ गया, 20 बढ़ाया 55 आ गया, 30 बढ़ाया 85 आ गया। तो 85 में अगर साथियों 40 बढ़ाएं तो कि 125 आता है, तो बिल्कुल 125 आता है। तो ये 85 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि मतली का संबंध जैसे कि उबकाई से है, तो वैसे ही जलने का संबंध किससे होगा। जैसे कि जब साथियों अगर बात करें, जब मतली आती है ना तो उबकाई ही तो आती है। अब जब शरीर में कोई पार्ट जल जाता है तो क्या गीला हो जाता है, मैं कहूंगा नहीं। क्या झुलस जाता है, तो बिल्कुल साथियों अगर अंग कोई भी साथियों जलने लगेगा, जल जाएगा, तो वो झुलस सा जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए साथियों, एक यहां पर साथियों आपके सामने है सर्किल और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। यहां पर साथियों सबसे पहले 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, फिर उसके बाद 5 आया, फिर उसके बाद 9 आया, फिर उसके बाद 17 आया। तो यहां पर साथियों कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसके 4 ऑप्शन भी हैं, तो बिल्कुल साथियों 4 ऑप्शन भी हैं। अगर एक तरीके से माने साथियों, यहां पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर 1 बढ़ाया गया है। यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया है। और यहां पर कितना साथियों बढ़ाया गया है, आप देख पा रहे होंगे 8 बढ़ाया गया है। तो देखिए, 1 का डबल किया 2 आ गया, 2 का डबल किया 4 आ गया, 4 का डबल किया 8 आ गया। तो 8 का डबल करेंगे साथियों यहां पर 16 आ जाएगा। यानी कि 17 और 16 कितना होता है साथियों, 33 होता है। तो क्या 33 अगर ऑप्शन में है तो 33 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 33 यहां पर ऑप्शन में है तो 33 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो क्या साथियों आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। साथियों देखिए एसएससी जीडी की अगर बात करें तो एग्जाम आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ से कहीं ज्यादा आपके नंबर होंगे। आपने चैनल साथियों सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे यकीन है। और मैं ये समझ लीजिए बिल्कुल आपको शून्य से उठा रहा हूं, और वहां तक साथियों मैं आपको लेकर जाता रहूंगा। मतलब ले जाकर पहुंचा दूंगा जहां पर आपको अभी होना चाहिए। यानी कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए जहां पर आपका होना चाहिए वहां मैं आपको पहुंचा दूंगा। भले ही उसके बाद आप चैनल अनसब्सक्राइब मार देना सिलेक्शन के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो यहां पर साथियों AZB है, उसके बाद CYD है। तो जैसे इसका संबंध जो है ना, वैसे ही आपको बताना है EXF का संबंध किस ऑप्शन से होगा, A से, B से, C से या D ऑप्शन से। तो कुल मिला के लेटर पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। A की लेटर पोजीशन तो साथियों 1 होती है, उसके बाद Z की बात करें तो 26 होती है, और B की बात करें साथियों 2 होती है। यहां पर अगर बात करें उसके बाद साथियों C की लेटर पोजीशन 3 होती है, Y की आपकी 25 होती है, और D की आपकी 4 होती है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्या रिलेशन इसमें है। तो यहां पर 1 से साथियों 3 हुआ है, यानी कि 2 की बढ़ोतरी हुई है। यहां पर 26 से 25 हुआ है, यानी कि साथियों 1 माइनस हुआ है। और ये 2 से 4 हुआ है, यानी कि यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी हुई है। तो बीच वाले में 1 घटाना है, और आजू बाजू वाले में साथियों 2 बढ़ाना है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें x की अगर बात करें ना, 3 हमें निकालना है, एक ये, एक ये, एक ये। बीच की अगर साथियों जब हम यहां पर बात करेंगे, अगर x में साथियों अगर हम 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स की अगर साथियों बात करें, सबसे पहले इसमें 2 बढ़ाएंगे तो ई है ना, EFG, तो यहां पर साथियों जी आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहां पर हमने क्या लिख लिया, जी लिख लिया। उसके बाद एफ की बात करें 6 नंबर पर होता है, तो 6 में जब 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 6 7 8, यानी कि एच यहां पर आ जाएगा। और एक्स की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसकी लेटर पोजिशन 24 होती है। अब 24 में से साथियों कितना घटाना है, एक ही तो घटाना है। तो 23 पर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। कि GWH ऑप्शन में आपको दिख रहा है साथियों, तो बिल्कुल दिख रहा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों ADG है, GLM है। तो उसके बाद आपको बताना है कौन सा यहां पर ऑप्शन
बिल्कुल सही तरीके से आएगा। देखिए जब हम बात करें साथियों लेटर पोजीशन में आपको याद कराना चाहता हूं, ए आपको पता है कि साथियों 1 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है और जी 7 पर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जी 7 पर होता है, आपका जे 10 पर होता है और एम 13 पर होता है। यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए कितना बढ़ाया गया है, तो मेरा मानना है साथियों 3 बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया है, 4 से 7 करने में 3 बढ़ाया गया है और ये दो बिल्कुल सेम कर दिए गए, जैसा जी ये था वैसे ये जे था। इसमें कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है। इसमें कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है। तो जो यहां पर होगा ना सेम ही लिखेंगे हम, एम होगा एम ही लिखेंगे। अब एम में भी हम 3 बढ़ाएंगे तो एम को होता है साथियों 13 पर और 16 यहां पर आ जाएगा। 3 बढ़ाएंगे ना 16 पर और 16 पर साथियों होता है पी। उसके बाद फिर से यहां पर 3 बढ़ेगा तो 3 क्या बढ़ेगा तो 19 आ जाएगा, 19 पर होता है एस। क्या एमपीएस ऑप्शन में साथियों है, तो बिल्कुल है। और कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर साथियों यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि प्लस का मतलब है, मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं कि प्लस का मतलब साथियों क्या है, गुणा है। तो प्लस का मतलब तो गुणा हो गया। उसके बाद साथियों मैं आपको बता देता हूं माइनस का, यहां पर सही तरीके से हो नहीं पाया तो मैं आपको खैर कुल मिला के बता देता हूं। देखिए जहां पर भी प्लस लिखा होगा ना, तो प्लस की जगह पर आपको क्या लिखना है, प्लस की जगह पर साथियों आपको गुणा लिखना है। अगर माइनस की बात करें तो माइनस की जगह पर साथियों आपको क्या लिखना है, भाग लिखना है। अगर बात करें साथियों गुणे की जगह पर आपको क्या लिखना है, तो माइनस लिखना है। और भाग की जगह पर साथियों आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। अगर बात करें साथियों सबसे पहले हम इसको ही उतार लेते हैं, 6 है, 36 है, उसके बाद 6 है, 3 है और 2 है। अब सबसे पहले कौन सा चिन्ह यहां पर है, तो भाग है ना। अब भाग की जगह पर हमें क्या उतारना है, प्लस उतारना है, तो प्लस हमने उतार लिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस की जगह पर हमें क्या उतारना है, भाग है, तो साथियों हमने यहां पर भाग उतार लिया। उसके बाद गुणा है, गुणा की जगह पर हमें क्या उतारना है, माइनस उतारना है, तो हमने माइनस लिख दिया। और प्लस है साथियों, प्लस की जगह पे हमें क्या लिखना है, गुणा लिखना है, तो हमने गुणा लिख लिया। अब बोर्ड मास का रूल साथियों आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, बोर्ड मास आपने रूल पढ़ा होगा। ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है तो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद साथियों डी से क्या हो जाएगा, भाग डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई यानी कि उसके बाद गुणा को, यानी कि सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे जहां पर भी होगा, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को कर लो या माइनस को कर लो या माइनस को कर लो प्लस को कर लो। खैर कुल मिला के सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 की 6 से भाग, 6 की 36 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा, 6 छंग 36। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे और गुणा को सॉल्व करेंगे उसके बाद भाग के बाद, तो 3 दुना कितना होता है, 6 होता है। ये कितना आ जाएगा, प्लस लग के साथियों ये 6 आ जाएगा। अब 6 6 तो साथियों 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस 6 है तो 12 में से 6 जाएगा साथियों, 6 बचेगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन के क्वेश्चन में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा और पूरा चैप्टर का अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप आराम से कर दोगे। पहली बात साथियों आपको मालूम होना चाहिए, जितना ये बड़ा सा लेंथी सा प्रश्न आपको दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, मेरी मानिए कुछ नहीं, इस प्रश्न में रत्ती भर का साथियों ये प्रश्न है। डायरेक्शन का जब भी आप सवाल करें तो आपको दो चीजें याद रखना है। मान लीजिए साथियों ये क्या है, आप किसी रूम में बैठे हैं, आपका मुंह इधर है, ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये इधर वाली चीज कभी भी ये आपकी सीधा हाथ कहलाता है। और सीधे हाथ को ही क्या कहा जाता है साथियों, दायां कहा जाता है। तो सीधे हाथ को क्या कहा जाएगा, दायां कहा जाएगा। अगर बात करें ये आपका उल्टा हाथ है तो उल्टे हाथ को साथियों क्या कहा जाएगा, बायां कहा जाएगा। पहली बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको साथियों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम में कहीं पर भी बैठे हैं, ये आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको क्या पता है कि भाई पूरब किधर है। आप तो कमरे के अंदर बैठे हो, आप अपने कमरे के अंदर बैठे होते तो बता देते कि पूरब किधर है। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे हो तो क्या पता पूरब किधर है। तो आप किसी भी कमरे में बैठे दुनिया के, आपको पूरब हमेशा यही मानना है। ठीक, अगर कहेगा पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलाओ तो ऐसे चलाना और पूरब की तरफ इधर चला देना। ठीक है, अगर कहेगा पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलने के बाद, अब मान लीजिए यहां पर आ गया तो वो बाईं तरफ मुड़ा, तो बायां क्या होता है, उल्टा हाथ होता है, तो ये इधर जाएगा, ऐसे करके ये बाईं की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुल मिला के पूरब ये हो गया आपका, पश्चिम आपका ये हो गया, उसके बाद साथियों उत्तर आपका जो है ना वो ये हो गया, और दक्षिण आपका साथियों ये हो गया। तो इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको गायब कर देता हूं।
विराट ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। क्या कह रहा है साथियों? लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया कि 12 किलोमीटर किधर की ओर उसको चलाना है, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। अब जब भी कभी सवाल में कहा कि 12 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो और दिशा ना बताए, तो किसी भी दिशा आप उसको मोड़ दो। यानी कि विराट ने अपने घर से, मान लीजिए उसका घर क्या है, मान लीजिए साथियों, सपोज दैट उसका घर साथियों ये है, ठीक है, उसका घर मान लीजिए ये है। अब ये अपने घर से क्या 12 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए इधर हमने उसको चला दिया, तो जो अपने 12 किलोमीटर साथियों जो ये चला है यहां से यहां तक। अब उसके बाद कहा गया है कि सीधे यात्रा शुरू की, ठीक है, 12 किलोमीटर पहुंच गया। अब वह वापसी उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चलता है। मतलब जिस मार्ग पर वो 12 किलोमीटर किया गया था, वापसी उसी मार्ग पर करता है क्या, 8 किलोमीटर की करता है। तो सपोज दैट मान लीजिए यहां से यहां तक 8 किलोमीटर दूरी हो गई और ये आपका जो दूरी हुई ना, ये 4 किलोमीटर हो गई। तो अभी साथियों विराट यहां पर है, क्या उसके बाद क्या कहा है कि वह वापसी उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब इधर है, इसका मुंह इधर को है, दायां हाथ इसका यही तो होगा भाई साहब। तो 4 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था। अब विराट यहां पर पहुंच गया है, तो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। हमने इसको बाएं मुड़ा दिया और साथियों 4 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद कह रहा है कि 2 किलोमीटर, क्या कह रहा है कि अच्छा फिर से बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बाएं इसका इधर है, बाएं चला और 2 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद कहा है कि अब विराट अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो घर तो उसका साथियों ये है, इसकी दूरी आपसे साथियों ये पूछी जा रही, इसकी दूरी कितनी है। अरे भाई साहब, इसकी दूरी जब 4 किलोमीटर है तो कुल मिला के इसकी दूरी भी तो 4 किलोमीटर होगी। लेकिन 2 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक दूरी है, तो इसकी दूरी साथियों 2 किलोमीटर ही तो होगी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा। और 2 देख लेते हैं साथियों सबसे पहले कहां पर है, 2 देख लेते हैं साथियों। 2 तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में CULPRIT को क्या लिखा जा सकता है। बहुत सा आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारी पहली स्टेप ही यही होनी चाहिए कि लेटर पोजीशन। तो एफ की और ओ की लेटर पोजीशन क्या होती है साथियों, सभी पहले तो सबसे साथियों हम रिलेशन भी तो ज्ञात करेंगे इसमें, और इसमें रिलेशन क्या है, यानी कि इन वर्ड से, इन लेटर से ये लेटर कैसे बने हैं, वही तरीका हम इसमें लगाएंगे और इससे इसमें लगाने के बाद हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो एफ की बात करें साथियों 6 पर होता है, ठीक है ना, 6 पर होता है। ओ आपका 15 पर होता है, देख लेता हूं सही तरीके से, मैं आपको लिख देता हूं, सही नहीं बन पाया 6। देखिए 6 होता है, एफ जो होता है 6 पर होता है, ओ आपका 15 पर होता है, आर आपका 18 पर होता है और जी 7 पर होता है, ठीक है, और ई आपका 5 पर होता है। क्या लिखा गया है इसकी जगह, FPTJI लिखा है। तो एफ होता है आपका 6 पर और पी होता है आपका 16 पर और टी आपका होता है 20 पर, T20 हो जाएगा, जे आपका जोकर 10 साल का और आई साथियों 9 पर। तो इसमें देखिए पहला वाला जो है ना वो तो बिल्कुल सेम है। दूसरे वाले की जब हम साथियों बात करते हैं तो इसमें कितना प्लस किया गया है, इसमें 1 प्लस किया गया है। 18 से ये 20 हुआ है साथियों, कितना प्लस किया है, +2 किया गया है। और ये 7 से 10 हुआ है, कितना प्लस किया गया है, 3 प्लस किया गया है। और इसमें साथियों 5 से 9 हुआ है, इसमें 4 प्लस किया है। तो कुछ नहीं करना है साथियों, मतलब ये जो है ना इसमें ये पहले ऐसा ही लिख दोगे, सी जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद यू में मतलब उसके बाद यहां पर हम देख लेंगे 1 प्लस किया गया था, तो यू के बाद साथियों क्या आता है, वी आता है, तो वी लिख देंगे। अब इसमें 1 प्लस किया, देखिए इसमें कुछ नहीं प्लस किया गया, इसमें 1 प्लस किया गया, तो इसमें 2 प्लस करेंगे। तो एल के 2 नंबर बाद साथियों क्या होता है, एल होता है 12 पर, 14 पर साथियों आता है एन, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा। इसमें 4 प्लस करेंगे साथियों, ठीक है ना। तो इसमें साथियों जब हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। और इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो जेड आ जाएगा। तो ये साथियों ऐसा कहां पर लिखा हुआ है ये आपको ढूंढना है, यानी कि CVNSVNZ। तो ये तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का, यही आपके क्वेश्चन का, प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों एक अलग तरीके का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें
तो जो रीजनिंग आती है ना साथियों, वो अच्छी रीजनिंग आती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर बात करें साथियों 150 क्वेश्चंस में से सिर्फ 55 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के ही आ जाते हैं। तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपको एग्जाम निकालना है तो मैं कह सकता हूं साथियों कि हिंदी पर और रीजनिंग पर आपको कमांड होना चाहिए। मैं आपको साथियों हिंदी भी ऐसी पढ़ा दूंगा कि 37/37 आपके बहुत आराम से आ जाएंगे। 36 का भी मैं टारगेट नहीं लेता। मैं आपको यह भी नहीं कहता कि 37 में से 36, 37 तो 37 मतलब 37 के 37 प्रश्न जमेंगे एग्जाम में। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। देखिए 2-3 सवाल अगर ऊट पटांग आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 55 की अगर बात करें तो 55 में से 52 से 53 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे रीजनिंग के सेक्शन में। तो अगर बात करें साथियों, देखिए बहुत आसान है। यूपी पुलिस में रीजनिंग की वजह से इंसान बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लेता है। 55 में से मान लीजिए कुछ नहीं आपने 50 भी कर दिए, और हिंदी की बात करें 37 में से 37 में आपके करवा कर रहूंगा, तो 87 साथियों जब आ जाता है ना। एक वैकेंसी आई थी 2019 में, मतलब 2018 वाली वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ ही 87 प्रश्नों पर गई थी भाई साहब। उसकी कट ऑफ 87 प्रश्नों पर गई थी। और अभी तो मैथ में भी आप कुछ सही करोगे, जीएस में भी आप कुछ सही करोगे, तो ये समझ लीजिए साथियों 120 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। इतनी मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा कि 150 प्रश्नों में से 120 प्रश्न आप सही कर दो। और जब आप 120 प्रश्न सही करोगे तो वो 80% कहलाएगा। और किसी भी एग्जाम में साथियों एक आइडियल स्कोर जो होता है ना, वो 80% ही होता है। मतलब अगर 80% आपने सही कर दिए, ठीक है, काटा पीटी करके नेगेटिव मार्किंग, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो लिस्ट में आपका नंबर लाने से आपको रोक दे। ठीक है, तो ऐसे तैयारी आप करोगे तो बहुत आसानी से आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। चलिए, कुल मिला के अगर बात करें साथियों, यदि कली को पौधा कहा जाता है, पौधे को लाल कहा जाता है, पौधे को लाल कहा जाए, यहां पर कुछ दिक्कत है साथियों। मैं आपको सही तरीके से बता देता हूं कि कली को पौधा कहा जाए, बिल्कुल सही बात, कली को पौधा कहा जाए। पौधे को लाल कहा जाए, ठीक है, पौधे को लाल कहा जाए, ठीक है ना। और लाल को स्वर्ण कहा जाए, लाल को क्या कहा जाए, स्वर्ण कहा जाए। और स्वर्ण को क्या कहा जाए, स्वर्ण को श्वेत कहा जाए। ठीक है, तो आभूषण किससे बनते हैं? देखिए स्वर्ण क्या है, स्वर्ण आभूषण ही तो है। तो यहां पर जब स्वर्ण के लिए श्वेत रंग का इस्तेमाल किया गया है और स्वर्ण आभूषण ही है, तो आभूषण के लिए भी तो साथियों श्वेत रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तो अब साथियों आपके यहां पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। देखिए मैंने पूरे 37 प्रश्न हिंदी के करवाए, उसके बाद 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के करवाए, लेकिन रीजनिंग के मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अभी करवा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास बहुत लंबी हो जाए। तो 10 ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए रीजनिंग के, और लगभग 10 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे मैथ के, और कुछ पुलिस वाले क्वेश्चंस भी हैं जो, क्योंकि जो अक्सर पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, पिछली 2 भर्तियों में नहीं पूछे गए। कि होता नहीं 4 कंडीशन, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक कंडीशन लिख दी जाती है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो एक पुलिस सिपाही को क्या करना चाहिए। वो सवाल भी आप देखेंगे कुछ, तो उनको भी आप लोग देख कर जाइएगा। चलिए, तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर एक मिनी मॉक टेस्ट है आपके लिए मैथ और रीजनिंग का। चलिए, तो 64/125 का घनमूल क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाता कि 25/36 का वर्गमूल क्या होगा, क्या पूछ लिया जाता, इसका वर्ग मूल क्या होता, तो आप बहुत आसानी से साथियों बता देते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे भाई आपने बचपन में पढ़े होंगे 25 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 6 का आपका कितना होता है, 36 होता है। तो यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्ग की अगर बात करते हैं साथियों तो इस तरीके से बनता है, लेकिन अगर बात करें घनमूल की बात करें तो ये इस तरीके से बनता है, 3 बार आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर साथियों बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो 64 का घनमूल, 64 का घनमूल साथियों 4 होता है, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 जब आप कराओगे तो आंसर क्या आएगा साथियों, 64 आएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसी प्रकार क्या कराओगे साथियों, 5 गुणा 5 गुणा 5 जब आप कराओगे तो क्या आएगा आंसर, 125 आएगा। तो कहा जा सकता है साथियों ये 4 का आपका हो जाएगा 64। ठीक है, 64 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। तो 4/5 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप
एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 10 वर्ष, 14 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन को चेंज किया गया तो कुछ भी आपको दे सकता है, नंबर भी दे सकता है कि इतने 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 नंबर हैं, इन नंबरों का क्या बताइए, औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर है उन सभी को साथियों जोड़ लो। तो 10 प्लस 14 प्लस आपका 34 हो जाएगा, प्लस आपका 36 हो जाएगा। अब बटे में साथियों क्या आएगा, बटे में वो नंबर आएगा जितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको साथियों हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, 6 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 4 आपका 14 हो जाएगा, 14 का 4 लग जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा, 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा, 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगी, यानी कि 94/4 यहां पर आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 4 3 आपका साथियों 12 आ जाएगा, 2 दबी बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि 23.5 आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचा जाता है ऐसा, तो एक वस्तु को 2850 में बेचने पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है। विक्रेता कौन होता है, जो कोई भी सामान बेचता है, बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है। तो जब 2850 रुपए का बेचता है तो उसको 14% का फायदा होता है, यानी कि 2850 का जितना 14% होगा ना, तो उतने रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। यदि लाभ 8% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 2850 रुपए में बेचा है इंसान ने, 14% का लाभ हुआ था, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 14% का लाभ नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि 8% का अगर लाभ मैं करूं, मैं 14% का लाभ नहीं लेकर 8% का लाभ लूं, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि विक्रय मूल्य देखिए क्या होता है, बेचा गया मूल्य। मान लीजिए 80 रुपए की आप कोई चीज लाए और आपने उसको बेचा साथियों 110 रुपए का, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और ये आपका साथियों क्रय मूल्य कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्रय मूल्य कहलाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपके डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर बात करें, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों कि 2850 रुपए जो हैं, ठीक है, ये क्या है, ये तो इसमें 14% लाभ है और अपने आप में भी 100 है, यानी कि 114% की जो वैल्यू है ना साथियों, वो कितनी है, वो 2850 है। इसमें से 100 तो उसका क्रय मूल्य है और 14% को उसका लाभ हुआ है, तो 114% की वैल्यू 2850 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2850 कर देंगे और अपॉन में साथियों कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा। ये ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको साथियों जरा 2 से कट करते हैं, ठीक है, 50 आ जाएगा। इसको साथियों 2 से कट करेंगे तो 2 पंजे आपका 10 आ जाएगा, 2 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 0 लग जाएगा। 19 से अगर साथियों कट करेंगे तो 19 पंजे 95 हो जाएगा, यानी कि 50 और 50 यहां पर साथियों ये आ जाएगा। और 50 और 50 की गुणा करेंगे, मैं इसको गायब कर रहा हूं, 50 और 50 की गुणा करेंगे साथियों तो 2500 आएगा। यानी कि अब हमें पता क्या चला, पता ये 2500 क्या चीज है, ये 2500 है साथियों 100%, मतलब ये क्रय मूल्य एक तरीके से कह सकते हैं, क्रय मूल्य कह सकते हैं। मतलब 14% लाभ भी तो हुआ इसमें, अगर 14% लाभ इसमें से हटा दिया जाए तो वो चीज 2500 रुपए की है। अब इस 2500 रुपए पर साथियों कह रहे हैं कि 8% प्रॉफिट है, तो अब या तो ऐसे कर लो, 2500 का सबसे पहले 8% आप निकाल लो और जितना निकले वो 2500 में जोड़ दो, तो वो विक्रय मूल्य होगा। या ऐसे भी आप कर सकते हो कि 2500 का 108% कितना होता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे करा लेते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200 होते हैं। तो 200 ये क्या आ गया, ये 8% आ गया, 8% आ गया ना। और 2500 क्या था, 2500 एक तरीके से क्रय मूल्य था, एक तरीके से कह सकते। तो 2500 प्लस 200 ये आपका 2700 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, यहां पर देखिए जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल सकता है, इतनी स्पीड से वो जा रहा है। यदि उसकी चाल 5% बढ़ा दी जाती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है साथियों, 25 की
25 का सबसे पहले 5% निकाल लो। फिर से दो तरीके से किया जा सकता है। 25 का पहले 5% हम निकाल लो, जो नंबर आए वो 25 में जोड़ दो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 को, ठीक है, 5% बढ़ा दी गई यानी कि वो 105 हो गए, भाई 100 थी 105 हो गई, या तो ये निकाल लो। क्या निकालेंगे हम, इसको इस बार कर लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, ये कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 4 छंग आपका कितना हो जाएगा, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, तब भी 1 बचेगा, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, तो 26.2 करके कहीं पर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अगर बात करें 25 किलोमीटर घंटा की चाल से कोई टेम्पो जा रहा है, तो अगर 5% की वृद्धि की जाती है उसकी चाल में, तो 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी साथियों चाल हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, कमरे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। कमरे की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। और कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। इस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ी की माप क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको कमरा बना के दिखाता हूं कि कैसा कमरा यहां पर है। कैसा कमरा यहां पर है, तो कमरा एक ये हो गया, मतलब एक ही कमरा बनेगा, दिक्कत ना लीजिए, ठीक है। तो ये साथियों क्या हो गया, मैं कमरा यहां पर बनाने जा रहा हूं और आपको लगेगा कि हाँ भाई कमरा ही लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका साथियों बन गया एक कमरा। एक कमरा ऐसी तो होता है। तो अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई कितनी है साथियों, 4 मीटर है ना, कितनी नहीं 5 मीटर है। तो 5 मीटर साथियों इसकी लंबाई हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ 5 मीटर साथियों ये क्या हो जाएगी, 5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 5 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है साथियों कि चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई साथियों ये हो जाएगा, ये चीज चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, चौड़ाई आपकी 4 मीटर हो गई। ऊंचाई साथियों कितनी है, तो ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई यही तो होगी, ऊंचाई आपकी 3 मीटर है। तो ये पूरा यहां पर सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए एक यहां पर क्या, एक कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी जाती है। अब एक सेकंड का मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है। तो अब इस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, मतलब लंबी छड़ आप कैसे रख सकते हैं, अगर ऐसे हमने छड़ रख दी तो क्या ये लंबी होगी, या अगर हमने मान लीजिए नहीं वो नहीं हो लंबी होगी, अगर ये छड़ लग दी क्या तो लंबी होगी, तो लंबी नहीं होगी। अगर आप ऐसे रखेंगे ना छड़, ऐसे ये चीज, तो ये सबसे लंबी छड़ कहलाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसको विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कि विकर्ण कहा जाता है। यानी कि आपसे कुल मिला के इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कमरे का विकर्ण क्या होगा। क्या पूछ रहा है, कमरे का विकर्ण क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कमरे के विकर्ण का सूत्र हम सीधा सा लगा देते हैं। क्या होता है सर, अंडर रूट में साथियों क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर, ठीक है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस साथियों ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, और चौड़ाई का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, कितना है, ठीक है। लंबाई कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। और साथियों 16 और 9 25 हो जाएगा, और ये भी 25 हो जाएगा। मतलब 50 कुल मिला के अंडर रूट आपका आ जाएगा। आंसर आपका क्या होना चाहिए, अंडर रूट 50 है। क्या अगर अंडर रूट 50 कहीं पर लिखा हुआ है तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट 50 नहीं है तो हमें अगला स्टेप बढ़ना होगा। अंडर रूट को 50 हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये अंडर रूट 50 यहां तक आपका आ गया था ना, ठीक है ना। तो साथियों अब इसका हम लोग इस तरीके से करा लेते हैं, देख लेते हैं साथियों। अंडर रूट से निकालना है ना हमें, इसलिए तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। 2 दूना 4, 0 1 लग गया, 5 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसको फिर हम साथियों 5 से कट कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से साथियों इसको हम 5 से कट कर लेंगे, 5 एकम 5। अब यहां पर क्या आपके सामने आया साथियों, ये सब अंडर रूट में ही है, सब अंडर रूट में है। 5 गुणा 5 गुणा 2, अरे भाई यही तो हमने लिखा है, 5 गुणा 5। अब 5 2 बार है तो एक 5 निकल आएगा बाहर, लेकिन 2 यहां पर एक ही बार है तो 2 अंदर ही कैद रहेगा। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या आ जाता है, 5√2 आपका आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपसे क्या कह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है साथ, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए साथियों, इस वजह से मैंने क्या किया है, लगभग 10-10 12-12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं मैथ और रीजनिंग के। अब अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन की कि 74 + 12 गुणा
0.75 माइनस 6 इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बोर्ड मास का रूल तो साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर डिवाइड होगा तो डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड अगर नहीं है तो साथियों मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पॉइंट लगा है, पॉइंट 1 सेकंड के लिए हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ गुणा करा लेंगे 12 की और 75 की। ठीक है, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा साथियों 60 हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों 84 हो जाएगा, जीरो आपका ये 10 हो जाएगा, ये आपका 9, यानी कि इतना आ जाएगा। अब हमने जब साथियों इन दोनों नंबर की गुणा कराई थी ना, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद हम यहां पर पॉइंट लगा देंगे, ये होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 9 आ जाएगा, यानी कि 12 की 0.75 से गुणा कराओगे तो 9 आ जाएगा। अब -6 है तो -6 हमने लिख दिया, प्लस 74 है तो साथियों प्लस हमने 74 लिख दिया। ठीक है ना, चलिए 74 प्लस कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, और 74 प्लस 3 कितना होता है साथियों 77 होता है क्या, बिल्कुल साथियों, ठीक है, हाँ 77 होता है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, किसी वर्ग का विकर्ण, जैसे कि अभी हमने लोगों ने बात की थी ना साथियों, कमरे की बात की थी कि एक कमरा था, उसका विकर्ण कैसा था, उसका विकर्ण ये बनता है, ये बनता है विकर्ण, इसको कहते हैं। अब यहां पर बात की जा रही है साथियों किसी वर्ग की, तो जब कोई वर्ग होगा, मान लीजिए ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब कोई वर्ग है, इसका विकर्ण कितना है, ये दे रखा है कि इसका जो विकर्ण है ना, तो ये साथियों कितना है 16√2 है, 16√2 है। अब अगर बात करें साथियों वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात अगर बात करें, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है साथियों a√2, लेकिन a√2 यानी कि वर्ग का विकर्ण की वैल्यू यहां पर दे रखी है, तो a√2 बराबर कितना हो जाएगा 16√2 हो जाएगा। इस √2 से साथियों ये √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा साथियों 16 हो जाएगा। अब इसकी भी लंबाई कितनी है 16 है, इसकी भी कितनी है 16 है, इसकी भी 16 है, और इसकी भी 16 है। और परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप की अगर बात करें, वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस यहां से लेके ये सब की लंबाई प्लस कर दो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। मतलब 16 + 16 + 16 + 16, या 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, देखिए अगर इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई 10 है, और इसकी लंबाई 5 है, और इसकी लंबाई 5 है, पूछा जाए इस आयत का परिमाप क्या होगा, तो 10 5 15, 15 और 10 25, 25 और आपका 5 30, तो इसका परिमाप 30 हो जाएगा। उसी प्रकार तो हमने इसका परिमाप निकाला है, 16 16 16 16 64 हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर जिनका भी आंसर था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं ना, कि जो साथियों आपके यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, इस बार आने की संभावना है। ठीक है, और आप अगर कहेंगे तो इस क्लास, इस टाइप के क्वेश्चन की मैं एक अलग क्लास भी आपके लिए दे दूंगा बना के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा। चलिए, तो खैर कुल मिला के अगर बात करें, आपको देखना है, आपको अभी से एक पुलिस वाला अपने को समझना है, और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। चलिए, यदि पीड़ित व्यक्ति थाने पर अपनी पुत्री के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने गई, यानी कि एक माँ है, उसकी बेटी गायब हो जाती है या उसको किडनैप कर लिया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट थाने पर लिखवाने आती है, थाना प्रभारी ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए, तो थाने के बाहर बैठकर धरना देना चाहिए क्या, रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजना चाहिए, या समाचार पत्रों में पुलिस की निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कराना चाहिए, या साथियों उत्तर पुलिस क्या लिखा हुआ है, चलिए, उच्च पुलिस अधिकारियों को थाने की लिखित शिकायत भेजी जानी चाहिए। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो सकता है साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। तो अगर बात करें साथियों, देखिए अब तो क्या है, अब तो रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण डाक के द्वारा पुलिस अधिकारी को भेजें, ये मतलब डाक के द्वारा तो नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन रिपोर्ट अब होती है, तो यहां पर कुल मिला के ऑनलाइन रिपोर्ट की तरीके की बात करना चाहिए थी, डाक की बात नहीं करना चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, धरना तो नहीं दिया जा सकता, समाचार पत्रों में भी अगर किया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी, निष्क्रियता का समाचार प्रकाशित कर नहीं, उच्च पुलिस अधिकारियों को थाने की लिखित शिकायत भेजें ऐसा भी नहीं, तो साथ ही ऑनलाइन रिपोर्ट करवाए, ये होना चाहिए कायदे में। उसके बाद देखिए, महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उनकी तैयारी ऐसी करा दूंगा कि एक बार में सिलेक्शन उनका बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए, तो अगर बात करें साथियों, महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, क्यों, क्योंकि उनमें चरित्र
बल व मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उनमें भी साहस, सामर्थ्य व बुद्धि पुरुषों से कम नहीं होती, या वे पुरुषों से अधिक कर्तव्यनिष्ठ व समर्पण भावना से कार्य कर रही हैं, या साथियों वे पुरुषों से अधिक सहनशील व संवेदनशील होती हैं, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों, कहा जा सकता है कि महिलाएं भी पुलिस सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें चरित्र, बल व मानसिक दृढ़ता पुरुषों से कम नहीं है। जितना पुरुषों में है उतना ही महिलाओं में है। तो आंसर आपका साथियों अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि यदि कोई लावारिस बच्चा सड़क पर घूमता हुआ पाया जाए तो आप उस कंडीशन में साथियों क्या करेंगे? उसके घर का पता लगाकर छोड़ कर आएंगे, अपने घर उस बच्चे को ले जाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, या बच्चे को ही न बंद कर देंगे? तो क्या करेंगे साथियों, आपको ध्यान रखना, उसके घर का पता लेंगे और उसके घर पर उसको छोड़ाएंगे। उसके बाद देखिए किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है। तो क्या अगर कोई हत्या कर रहा है तो क्या वो अपराध का प्रयत्न नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लूट कर रहा है तो वो भी साथियों अपराध कहलाएगा। सदोष मानव का वध कर रहा है तो वो भी कहलाएगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए लोग किस तरह के कांस्टेबल को पसंद करते हैं। मान लीजिए आप एक किस प्रकार के आप सिपाही बने जिससे लोग आपको पसंद करें। तो जो उनकी समस्या, यानी कि आप अगर उनकी समस्या को सुने तो आपको पसंद किया जाएगा, या जो आशिक मिजाज हो, अगर आप आशिक मिजाजी करें तो आपको लोग पसंद करेंगे, जो महंगे कपड़े ना पहने उनको पसंद करेंगे, जो ड्रेस में ना रहें। तो अगर बात करें, अगर साथियों आप पब्लिक की, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो आप एक अच्छे कांस्टेबल माने जाएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे और लोगों के आप हीरो कहलाएंगे। उसके बाद देखिए कि पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। कि जो अभी साथियों विभाग में हैं, डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उनको अपनी अगर बात करें किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए, तो मानसिक दुर्बलता को दूर करना चाहिए, दबाव के सामने झुक जाना चाहिए, ठीक है, या तनावग्रस्त रहना चाहिए, या अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित ना होना चाहिए, बताइए। मतलब जो पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। तो जो दबाव के सामने झुक जाते हैं ना, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई नेता आया, कोई नेता ने फोन करके कह दिया और उसने अपना फैसला बदल लिया। तो ये जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, इसके सामने जो झुक जाता है वो नहीं होना चाहिए। इस कमजोरी को अगर दूर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात साथियों हो जाती है। तो कुल मिला के साथियों 97 क्वेश्चंस आप सभी को समर्पित। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपने बहुत एंजॉय की होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि मेरी आदत साथियों वो नहीं है कि 4-4 घंटे की आपको क्लास दूं और कंटेंट आपको 4 घंटे का ना दूं। मैं चाहता हूं कि और यूट्यूब वाले और यूट्यूब चैनल वाले जो पूरा पूरा घंटे में आपको जो चीज़ दे रहा है, मैं आपको 10 मिनट की वीडियो में वो कंटेंट दे दूं। ठीक है, अगर बात करें साथियों 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे, मुझे भी कुछ नहीं पता है, लेकिन जो कंटेंट मैंने आपको दिया है वो बहुत सिलेक्टेड कंटेंट दिया है और बहुत शानदार कंटेंट मैंने आपको दिया है कि जिससे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। कर दिया है तो वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो वो भी बताइए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको क्लास में लग रही है, कोई कमी आपको क्लास में लग रही है तो वो भी बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो अगर बात करें, क्योंकि पानी अगर बह रहा है तो वो अच्छा पानी कहलाएगा, इसलिए अगर कोई सुधार के लिए तैयार है, इंसान के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि भाई मुझे कोई अपनी कमी बताए, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो मैं भी वही उसी टाइप का इंसान हूँ कि मुझे अगर आप अपनी मेरी कमी बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, मैं उसको सुधार लूंगा, मैं ही मेरा विकास हो जाएगी तो अच्छी बात है भाई। चलिए, तो कुल मिला के साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगे। वीडियो कम से कम 2 मित्रों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।